राधे राधे। बिहार बोर्ड ने अपना ऑफिशियल जो मॉडल पेपर है वो लॉन्च कर दिया है। बिहार बोर्ड मैट्रिक में आप भी यदि इस बार 2025 में एग्जाम दे रहे हैं तो मैथ का मॉडल पेपर है। हम आपको 100% सॉल्व करके दिखाते हैं, पूरा का पूरा 100 to 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम सॉल्व करके आपको बताएंगे। आप भी वीडियो को पूरा देखिए, आपको 100% सही आंसर मिलेगा। पहला सवाल कहता है निम्नलिखित में परिमेय संख्या कौन है, तो हमारा ऑप्शन है सही सी। इसका जो 4 का वर्गमूल होता है वो 2 होता है। अगला देखिए दूसरा सवाल। दूसरा सवाल है यदि m एक पूर्णांक संख्या है तो प्रत्येक विषम पूर्णांक का रूप होता है। तो आपको पता है जैसे एक कोई भी विषम संख्या उसका अगला जो होता है उसमें 2 से गुना करने पर 1 जोड़ने से होता है। तो डी ऑप्शन हमारा सही है। अगला देखिए निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो आपको पता है कि जो शांत होता है उसका जो P/Q होता है, तो ये नीचे वाला जो हमारा हर होता है इसका रूप होना चाहिए 2 और 5 के गुणनफल के रूप में होना चाहिए। तो इसमें देखिए 91, 23 और 45 ये तीनों तो निश्चित रूप से नहीं होगा क्योंकि इन दोनों के अलावा इसमें आ जाएगा। और 80 जो है ना, जब इसका आप गुणनखंड करेंगे तो इसका रूप होगा 2 और 5 के रूप में होगा, 2 के पावर m गुने 5 के पावर n। इसका मतलब ये सी ऑप्शन सही है हमारा। अगला कहता है 0.87 है और 60 के ऊपर डॉट है, इसका मतलब है कि ये बार बार आएगा तो इसको परिमेय संख्या के रूप में बदलना है। तो हम मान लेते हैं कि x बराबर 0.87 है और 7 जो है ना लगातार आ रहा है ऐसे करके डॉट डॉट। हम क्या करेंगे इसमें 100 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 100x और इधर हो जाएगा 87.77 हो जाएगा। और इसको क्या करेंगे फिर इधर ले आएंगे तो 100x घटे 87 बराबर हो जाएगा 0.77 डॉट डॉट। फिर इसमें क्या करेंगे 10 से गुना कर दीजिए तो ये हो जाएगा 1000x घटे 870, ये हो जाएगा 7.777 होगा। अब क्या करेंगे इसको फिर 1000x को रहने दीजिए और घटे 870 और ये 7 को इधर ले जाइए घटे 7 और इधर 0.77 बचेगा। ये वाला देखिए दोनों बराबर है तो इसके जगह पर हम ये वाला डाल देंगे, इसके जगह पे ये डाल सकते हैं। तो हो जाएगा 100x घटे 87। अब क्या करेंगे इसमें इसको इधर ले आएंगे घटेगा तो 1000 में से 100 घटेगा, तो 1000 में से 100 घटेगा तो हो जाएगा 900x। अब इधर घटाएंगे तो -877 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे बराबर लिख दीजिए -87 क्योंकि इधर ही तो ले जाना है। अब 900 को रहने दीजिए, x को रहने दीजिए, -87 ये वाला को इधर ले जाइएगा तो 877 हो जाएगा प्लस में, x को रहने दीजिएगा। अब 77 क्या कीजिए घटा दीजिए, इसमें से 7 में से 7 गया तो 0 और 7 में से 8 नहीं घटेगा तो 17 हो जाएगा। 17 में से 8 गया तो 9 और उसके बाद ये बचेगा 7। अब इसको क्या करेंगे x को रहने देंगे, 9 जाएगा नीचे में, 9 से हम 900 को हम क्या करेंगे नीचे ले जाएंगे, 0 से 0 काट देंगे तो 79/90। कौन सा ऑप्शन है ये, सी ऑप्शन हमारा सही है। अगला सवाल देखिए यदि 540 है और उसका जो x गुणनफल के रूप में लिखा हुआ है, जैसे 2 का पावर x है, 3 का पावर y है और 5 का पावर z है, तो x + y - z का मान पूछ रहा है। तो क्या करेंगे इसमें जैसे 540 है, 540 का आप गुणनखंड करेंगे ऐसे करके 2 से तो 270 आएगा। फिर ऐसे करके 2 से लगाइए तो ये 2 का 2 6 दूना 12, 3 दूना 6 और यह 10 5। फिर ऐसे करके 3 से लगाइए, 3 चौका 12, फिर आएगा 3 पंचे 15, फिर यहाँ 3 से लगाइए 5 या 15, सॉरी 5 या 45। फिर इसको क्या कीजिएगा 3 से लगाएंगे 5 या 15। 2 के पावर कितना है 2 है तो ये 3 कितना बार है 3 बार है और 5 कितना बार है 1 बार है। अब यहाँ कहा दोनों को जोड़ दीजिए तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, इसमें घटा दीजिए तो इसको घटा दीजिए तो 3 2 5 अब 5 3 2 5 हो गया और 5 में से 1 क्या करेंगे माइनस कर देंगे तो 5 में से गया तो 4 ऑप्शन सही है। तो इसका मतलब ए ऑप्शन हमारा सही है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या है
देखिए इसको अगर बदलेंगे तो परिमेय संख्या आ जाएगा, और 441 इसको भी बदलेंगे तो परिमेय संख्या आ जाएगा। इसको गुना कीजिएगा तो 113 को रूट हट जाएगा, रूट 169 और उसका वर्गमूल 13 आ जाएगा, तो ये भी परिमेय संख्या है। हमको बोला अपरिमेय संख्या ढूंढना है, तो ये ऑप्शन हमारा सही है। जब इसको आप निकालेंगे तो 1/√10 आ जाएगा। अगला सवाल देखिए, यदि m और n दो अभाज्य संख्या है तो उनका महत्तम होगा। जैसे मान लीजिए अभाज्य संख्या 2 है और 3 है, तो इसका हमको क्या करना है, महत्तम निकालना। महत्तम तो ये दोनों का जो महत्तम हो जाएगा ना वो 1 हो जाएगा। टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। दो संख्या का गुणनफल दिया हुआ है और उसका लघुत्तम समावर्तक दिया हुआ है, तो महत्तम पूछ रहा है। तो महत्तम निकालने के लिए क्या कीजिए, जैसे 2366 है तो उसको क्या कीजिए, इसे भाग दीजिए 182 से, भाग दीजिएगा तो आएगा 13। अगला सवाल बताते हैं, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसारण आसान थे। तो आसान का मतलब समझिए जो जिसके हर में जो है ना 2 5 के अलावा कुछ और आता है। तो देखिए 40 है, 200 है, 160 है, ये निश्चित रूप से ये ऑप्शन हमारा सही है, क्योंकि 441 जो है ना उसमें 2 5 के अलावा भी कुछ और संख्या आएगा। अगला सवाल देखते हैं, लिखा यदि P बराबर दिया हुआ है a b के पावर 3 और Q बराबर दिया हुआ है a के पावर 4 और b, तो हमको क्या करना है, a और b अभाज्य संख्या है तो उसका लघुत्तम निकाल। देखिए अभाज्य संख्या है, यदि लघुत्तम निकालते हैं, जैसे हम मान लेते हैं कि P और Q है, तो P और Q का हमको क्या करना है, लघुत्तम निकालना। अब इसके जगह पे हम लिख सकते हैं, लिखा हुआ है a b के पावर 3 और कॉमा लिखा हुआ है a के पावर 4 और b यहाँ पे दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, लघुत्तम निकालेंगे तो इसमें से ए बी हम कॉमन डायरेक्ट ले लेते हैं, बचेगा बी के पावर 2 और इधर बचेगा कॉमा ए के पावर एगो बी एगो ए निकलेगा तो 3 बचेगा, बी निकल जाएगा। अब देखिए हमारे पास क्या बचा, ये और ये, तो अब क्या करेंगे, इन दोनों को गुना करेंगे और 3 गो ए है तो ए के पावर 4 हो जाएगा, और ये एगो बी है 2 गो बी है तो बी के पावर 3 हो जाएगा। ए के पावर 4 और बी के पावर 3, सी ऑप्शन हमारा सही है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में सह युग्म सह अभाज्य संख्या, ऐसा संख्या जो दोनों में ना कटे किसी से, तो ये हमारा है 16 और 9 और 16 जो है ना, ये हमारा ऑप्शन सही है। ये सह अभाज्य संख्या है जो एक के अलावा किसी से नहीं करता है। जब आप इस जो 0.3125 है उसको P/Q के रूप में लिखना है। जब आप इसको तोड़ेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 5/16। जैसे इससे पहले भी ये सवाल आया था उसी तरीका से बनाना है। निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद, इसमें से हमको ये पहचानना है कि कौन सा बहुपद है। तो बहुपद पहचानना है, देखिए इसमें x को ऊपर चढ़ा दिया, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा क्योंकि x को है, ये वाला सही है। चौदह में बहुपद दिया हुआ, इसका घात पूछ रहा है, तो घात पूछ रहा है, तो यदि इस बहुपद को पहले तोड़ना है, आप तोड़िएगा तो इसका जो जब गुना कीजिएगा तो सबसे हाईएस्ट जो होगा वो x का पावर 5 आएगा। इसका मतलब 5 आंसर इसका सही है। अगला है बहुपद इतना का शून्यक है, तो इसमें शून्यक निकालना है। तो जैसे 2x² को रहने दीजिए तो ये हो जाएगा 6, और x को रहने दीजिएगा x² को, तो 6/2 बराबर हो जाएगा 3, और इसमें x को रहने दीजिएगा तो √3 हो जाएगा। एक बार प्लस में, एक बार माइनस में, एक बार माइनस, एक बार प्लस, प्लस माइनस, ये ऑप्शन सही है। ये लिखा हुआ है बहुपद इतना का दिया हुआ है, तो p बराबर 2, p दिया हुआ है 2 का मान ज्ञात करना है। तो इसमें क्या करना है, 2 डाल देना है, 2 डालेंगे 2 का पावर 2, फिर 8 गुने 2। अब ये इसको क्या करेंगे, 2 दूना 4, 4 दूना हो जाए 8 घटे 16 घटे 12, तो ये हो जाएगा 8 घटे, ये हो जाएगा 28, घटाएंगे तो आएगा -20। बी ऑप्शन सही है। अब ये बहुपद दिया हुआ है, शून्य के एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो k का मान ज्ञात करना। देखिए
व्युत्क्रम एक दूसरे का उल्टा होता है तो गुणनों जैसे उसका मूल होता है तो उसका गुणनफल का योग होता है c/a होता है और इसके बराबर में 1 होता है। तो हम c के जगह पे डाल सकते हैं -k और उसका बट्टा a के जगह पे 3 और बराबर में 1 है तो आप गुना करेंगे तो -k बराबर हो जाएगा 3, तो इसका मतलब k का मान हो जाएगा -3। डी ऑप्शन हमारा सही है, यही से बताते हैं। ये हमारा 2 शून्यक दिया हुआ है और बहुपद हमको बहुपद की संख्या पूछ रहा है। तो सबसे पहली बात ये हमारे शून्यक जो है ना 2 है, तो निश्चित रूप से ये जो बहुपद हमारा हो जाएगा वो द्विघात बहुपद होगा और द्विघात बहुपद का जो शून्यक होता है वो अनंत होता है। द्विघात बहुपद की संख्या अनंत होता है क्योंकि जब आप इसको बनाएंगे तो एक द्विघात बहुपद आएगा, फिर उसमें यदि आप द्विघात बहुपद में 2 से गुना कर देते हैं तो उसका आंसर अलग आएगा। द्विघात बहुपद के जैसे जैसे गुना करके चेंज करते जाइएगा वैसे वैसे मान इसका अलग अलग आएगा, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपको वो डी हो जाएगा। डी ऑप्शन सही है, अनगिनत आंसर होगा इसका। लिखा हुआ यदि बहुपद इतना 5x² 7x - 12 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो 5 अल्फा बीटा। देखिए इसमें 5 को रहने दीजिए और अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a होता है और 5 को रहने दीजिए -b के जगह पे दीजिए -7 और उसका बट्टा a के जगह पे 5 दे दीजिए, काट दीजिए इससे तो आपके पास -7 आएगा। तो -7 ए ऑप्शन हमारा सही है। अगला सवाल देखते हैं। लिखा हुआ है अल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपद के शून्यक हो तो अल्फा बीटा और गामा इसका मान ज्ञात करना। तो इसके बराबर में जो होता है वो -d/a होता है, ये फॉर्मूला होता है। अल्फा बीटा गामा बराबर होता है -d/a। लिखा हुआ है 5x + py बराबर 6 और इतना दिया हुआ है तो समांतर में तो p का मान ज्ञात करना है। देखिए p कहाँ है, b के जगह पे, तो इसको हम समांतर दिया हुआ है तो इसको ऐसे लिखते हैं 5 इसके बट्टा में लिखेंगे a1/a2 तो 15 बराबर में p और इसके बट्टा में लिख सकते हैं 9। गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 15p और बराबर हो जाएगा 5 × 9। अब p को रहने दीजिए तो 5 × 9 उसका बट्टा हो जाएगा 15। करिए 5 या 15, 3 से काट दीजिए 3 या 9, 3 आंसर हो जाएगा इसका, ये ऑप्शन सही है। अगला सवाल देखिए। यदि दो चर में दो रैखिक समीकरण आलेख प्रतिच्छेदी रेखा, जैसे एक रेखा यहाँ और यहाँ से कोई भी अगर जैसे ग्राफ में जब आप इसको बनाइएगा तो एक ऐसे निकलेगा और कोई रेखा ऐसे काट दिया तो ये इसको हम प्रतिच्छेदी बोलते हैं। तो इसका जो है ना सिर्फ एक आंसर होता है, बी ऑप्शन हमारा सही है। अगला सवाल 23 देखिए। तो इसमें कह रहा कि 5x - 8y बराबर 0 है और ये है तो xy का मान ज्ञात करना। देखिए इसमें तो बनाना ही पड़ेगा लेकिन आपको डायरेक्ट बता दें कि ये सी आंसर है क्योंकि यहाँ पे 0 हो जाएगा, 0 0 0 में से घटाएंगे तो 0 आएगा, ये 0 और जब इसको y के साथ 0 से गुना करेंगे तो 0 और ये 0 आएगा। वैसे बनाइएगा तो सी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल, समीकरण दिया हुआ है और मूल समान हो तो सी बराबर, तो सी के मूल समान यदि रहता है तो इसका फॉर्मूला होता है -b/2a। अगला सवाल देखिए, 25 निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। अब इसको आपको पकड़ना है कि कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। देखा तो 2x का होल स्क्वायर करेंगे √2x का होल स्क्वायर तो आएगा 2x² और इधर भी है 2x²। जब आप इसको इधर ले आते हैं खींच करके तो ये माइनस में जाएगा और 2x से 2x कट जाएगा तो इसका मतलब ये बहुपद नहीं है। सी ऑप्शन आपका सही है। यदि द्विघात समीकरण x² - 7x + 12 बराबर 0 का एक मूल 3 हो तो दूसरा मूल ज्ञात करना है। अब देखिए जब इस सवाल का बना ही देते हैं, x² - इसके जगह पर 4x घटे 3x लिख दीजिए और +12 हो जाएगा। अब इसमें से x निकाल लीजिए तो x - 4 हो जाएगा, -3 निकाल लीजिए तो x - 4 हो जाएगा। अब इसका मतलब हो जाएगा x - 4 1 बराबर में 0 हो गया, ये है x - 3 बराबर में 0 हो गया। तो इसका मतलब x का मान 1 4 आएगा, 1 3 आएगा, माने 4 और 3 इसका आंसर है। तो ये 3 तो दिया हुआ है, इसका मतलब 4 नहीं दिया है। बी ऑप्शन हमारा सही है। देखिए अगला सवाल है, यदि द्विघात समीकरण इतना का मूल p तथा q हो तो p + q का मान ज्ञात कर रहा है। अब देखिए इस सवाल में देखिए p + q का मान, तो p + q बराबर जो होता है वो -b/a होता है। तो माइनस और b के जगह पे दिया हुआ है p और q के जगह पे b/a होता है और 1 के जगह पर दिया हुआ 1 है। यदि आप p में 1 से भाग देते हैं तो -p आएगा, जबकि इस ऑप्शन में कहीं भी नहीं दिया हुआ है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है।
ये ऑप्शन होना चाहिए, यहाँ पे पी होना चाहिए, कहीं ना कहीं मिसप्रिंट है, चाहे जो भी रहे, यहाँ पे पी होना चाहिए। द्विघात समीकरण का जो है ना विवेचक ज्ञात करना। विवेचक का मतलब होता है डी निकालना आपको, तो डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी के जगह पे आप दीजिएगा -13 का जो है होल स्क्वायर माइनस 4 गुने 3 गुने 10। अब ये हो जाएगा 169 माइनस 120 बराबर हो जाएगा, ये आपका 49 आंसर आ जाएगा। ये ऑप्शन सही है। अगला है द्विघात समीकरण इतना के मूल का गुणनफल। आप देखिए द्विघात बहुपद पहले निकाल लीजिए, मूल का गुणनफल पूछ रहा है, तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, चाहे अलग अलग भी निकाल सकते हैं। एक तो फिक्स है कि एक्स बराबर में 0 आएगा, क्योंकि आप इसको इधर ले जाएगा तो 0 आएगा। दूसरा आएगा 2x बराबर हो जाएगा -5 और x बराबर हो जाएगा -5 बटा हो जाएगा 2। जब आप इन दोनों को गुना करेंगे तो 0 से जब इसको आप गुना कीजिए तो इसका आंसर 0 आ जाएगा। ये बी ऑप्शन इसका सही है। निम्नलिखित में कौन सा समांतर श्रेणी में है? समांतर श्रेणी पता करना है तो ये ऑप्शन सही है, क्योंकि ये इसके जगह पे लिख सकते हैं √7, इसके जगह √28 के जगह √28 है, फिर उसके बाद √63 है, फिर यहाँ पे 112 है। आप इसको लिख सकते हैं √7 और इसके जगह पे लिखेंगे 2√7, इसके जगह पे 3 3 9 और 963। इस तरीका से आप जब इस सबको यदि घटाएंगे तो आपका जो घटाने के बाद जो डी आएगा वो सबका बराबर आएगा। तो ये हमारा बी ऑप्शन सही है। समांतर श्रेणी दिया हुआ है, इसका कौन सा पद 0 है? तो जब आप इसको निकालेंगे तो 7 आंसर आएगा, आपको दिखा देते हैं। जैसे हम tn निकालते हैं ना, tn बराबर होता है a + n-1 इंटू डी होता है। अब इसके जगह पे तो हमको कौन सा पद 0, यहाँ पे 0 देना है, a के जगह पे देना है 12 + n-1 और इंटू डी। कितना का अंतर है? -2 का अंतर है। आप पहले आप 12 को इधर ले जाए तो ये आएगा -12, और उसके बाद ये जब प्लस हट जाएगा उसके बाद इसको ले आइए इधर तो -2। जब इसको भाग दीजिएगा तो ये 6 n-1 होगा। अब 6 को रहने दीजिए, एक इधर ले आइए तो आ जाएगा आपके पास 7। 7वां पद आंसर हो जाएगा। 32 में देखिए समांतर श्रेणी का जो है ना सर्वांतर ज्ञात करना है, इसका मतलब डी ज्ञात करना। आप देखिए इसमें कितना का अंतर है इन दोनों के बीच में, तो इन दोनों के बीच में कितना का अंतर है? 4 का अंतर है। 4 आंसर हमारा सही है। आप भी क्लास 10th में हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि समांतर श्रेणी का पहला ए और जो है पहला पद ए और सर्वांतर डी दिया हुआ है तो एन ज्ञात करना है, एन पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है n × n + 1/2। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल समांतर श्रेणी का nवां पद दिया हुआ है यहाँ, तो 5वां पद ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए 3 - 4 गुने 5 के जगह पे यहाँ पे 5 देना है, n के जगह पे 5 देना है। तो 3 आ चुका हो गया 20, 20 में से 3 गया तो -17। ये ऑप्शन सही है। समांतर श्रेणी का सामान्य पद दिया हुआ है तो इसका सर्वांतर ज्ञात करना, सर्वांतर ज्ञात करना है ना। अब इसमें पहले पद निकालिए। जैसे 17 घटे हो गया 5 में, यहाँ पे 1 देंगे तो 5 आएगा, फिर 17 घटे 2 देंगे तो 10, फिर 17 घटे 3 देंगे तो 15। अब इसमें घटाएंगे तो 17 में से 5 गया तो 12 5 17, ये हो जाए 7, और इसको घटाएंगे तो 2। तो इसमें देखिए कितना का अंतर है सबके बीच में। जैसे 12 में से 5 घटाएंगे तो 7, फिर इसमें से 5 घटाएंगे तो 2, -5 का अंतर है। -5 का ये आंसर हमारा सही है। अगला देखिए, प्रथम n विषम प्रकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। तो इसका फॉर्मूला जो होता है इसका जो है फॉर्मूला होता है प्रथम विषम प्रकृत संख्याओं का योगफल बराबर होता है n²। n² करने से उसका जो है ना योग आ जाता है। x 18, इतना है, और समांतर श्रेणी में तो x + y का मान ज्ञात करना है। देखिए अब यहाँ पे ऐसे देख लीजिए, इधर से ही करते हैं। तो x में से हम 18 को घटाएंगे, बराबर में इसको निकालेंगे तो -3 - y हो जाएगा। अब x को रहने दीजिए, इधर ले आइए इसको,
खींच करके, तो प्लस एक्स में से जाएगा तो प्लस वाई, आई -3 18 इधर आएगा तो -18 इधर एक्स प्लस वाई बचेगा, और ये 18 हो जाएगा, 18 21, ये प्लस हो जाएगा, तो ये जो घटेगा 18 में से 3 गया तो 15 आंसर हो जाएगा। 15 आंसर सही है इसका। चलिए आगे देखते हैं। ए और बी का पूरा कोण पूछ रहा है, तो पूरा कोण जो है ना ये हो जाएगा। देखिए इसमें क्या करते हैं, सेक है, ए को रहने देते हैं, कोसेक बी है, तो कोसेक बी के जगह पर हम लिख सकते हैं सेक 90 घटे बी लिख सकते हैं, क्योंकि सेक 90 घटे थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा, तो इसके जगह पर हम ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए ये सेक से कट गया था, हमारे पास बचेगा 1, इधर बचेगा 90 घटे बी, अभी बचेगा ए, इधर ले जाएंगे तो प्लस बी बराबर हो जाएगा 90। इसका मतलब ये आंसर हमारा सही है। उनचालीस यहीं पे बनाना पड़ेगा। देखिए cos 90 घटे थीटा बराबर पूछ रहा है, तो cos 90 घटे थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। अगला सवाल देखिए 40, cos स्क्वायर 27 डिग्री, माइनस साइन स्क्वायर 63 डिग्री, इसका आंसर कितना आएगा। अब यहाँ पे cos 27 है, स्क्वायर 27 माइनस, अब साइन को यदि चेंज करते हैं तो ये हो जाएगा साइन, और 63 के जगह पे लिखिए 90 घटे 27, किसी को भी चेंज कर दीजिए कोई दिक्कत नहीं है। cos स्क्वायर 27 माइनस साइन 90 घटे थीटा बराबर होता है cos थीटा, तो ये हो जाएगा cos 27, cos स्क्वायर 27। अब इन दोनों को काट दीजिए, 0 आंसर हो जाएगा इसका, 0 आंसर सही है। अब अगला सवाल है साइन 2 साइन थीटा का जो मान कब सत्य होगा, जब थीटा बराबर क्या देंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा। इसका जो है डी ऑप्शन सही है। अगला सवाल है साइन का मान दिया हुआ है तो टेन का मान पूछ रहा है। देखिए साइन बराबर होता है लंब, और उसका बटा होता है कर्ण, तो लंब कर्ण दिया हुआ था, आधार निकालना, तो यदि आप आधार निकालेंगे, आपको पता होगा पढ़े होंगे, तो 3 आएगा। टेन थीटा पूछ रहा था, टेन थीटा बराबर जो होता है लंब बटा आधार होता है, तो लंब का मान पहले से दिया हुआ है 4, आधार का मान दिया हुआ है 3, तो 4/3 आंसर सही है। ये डी ऑप्शन सॉरी सी ऑप्शन सही है। अगला देखिए 10 का मान दिया हुआ है, सेक स्क्वायर घटे 10 स्क्वायर थीटा का मान पूछ रहा है। सेक स्क्वायर थीटा घटे 10 स्क्वायर थीटा का मान तो 1 होता ही है, एक आंसर सही है इसका। वैसे सेक स्क्वायर घटे 10 स्क्वायर का मान भी तो 1 होता ही है, घुमा रहा। चलिए सवाल को बनाते हैं। अब 10 45 का मान 1 होता है, तो 1 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो 1 - 1 बराबर होता है 0, और इधर आप कीजिएगा तो 1 + 1 बराबर हो जाएगा 2, 0 आंसर सही है इसका, 0 आंसर सही है। अगला सवाल देखिए 3 कोट स्क्वायर 60 डिग्री का मान पूछ रहा है। ये हो जाएगा 3 और गुणे कोट जो 60 होता है, जैसे 10 60 का मान तो √3, लेकिन कोट 60 का मान जो होता है 1/√3 होता है, और इसका आप ये स्क्वायर कीजिएगा तो 3 गुने हो जाएगा 1/3। अब 3 से 3 काट दीजिए तो आपका एक आंसर आ जाएगा। छियालीस देखिए, इसमें क्या होता है कि आपको 1 से 180 तक, 1 से लेकर 180 तक कोस का मान पूछ रहा है। आप सबका मान यदि आप डाल देते हैं, जैसे कोस 90 डिग्री का मान जो हो गया
वो तो 0 हो जाता है। और इसमें से क्या करना है, इसमें 2 को रहने दीजिए, चाहे आप ऐसे ऐसे चेंज कर दीजिए, 2 को रहने दीजिए, घटे 2। कॉसेक के जगह पे लिखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब ये हो जाएगा 2, और इसको गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 2, सॉरी माइनस नहीं लगाइए, 2 ऐसे यहाँ माइनस रहने दीजिए। अब इसको 2 से गुना कीजिए 2, और ये हो जाएगा -2 कॉट स्क्वायर ए। 2 से 2 कट जाएगा तो -2 कॉट स्क्वायर ए। यही सही है, डी ऑप्शन आपका सही है। अगला लिखा हुआ ए साइन एक्स बराबर 1 दिया हुआ है, बी कॉस एक्स बराबर 1, तो कॉट का मान पूछ रहा है। ये साइन एक्स बराबर, तो ये 1/a हो जाएगा, और इसको कॉस एक्स को रहने दीजिए तो 1/b हो जाएगा। अब इसमें हमको टेन पूछ रहा है, कॉट पूछ रहा है, तो कॉट की जगह पे हो जाएगा कॉस एक्स, इसके बता पर साइन एक्स, कॉस का 1/b है, और उसको साइन से क्या करना, भाग देना है, तो इसको आप गुना में लिखिएगा तो a/b हो जाएगा। अब सॉरी 1 हो जाएगा, अब a से गुना कीजिए तो ये, और उसका बटा हो जाएगा b। ये ऑप्शन सही है, a/b, बी ऑप्शन इसका सही है, इसका बी ऑप्शन सही है। अगला सवाल देखते हैं, साइन 45 कॉस 45 -1 दिया हुआ है, तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 हो जाता है, -1 हो जाता है, 1 में से 1 आप घटाइएगा तो आएगा आपका 0। अगला सवाल 50वां सवाल है, -10 स्क्वायर ए और उसका बट्टा है 1/1 माइनस साइन स्क्वायर ए। आप इसको बनाते हैं, देखिए इसे, इसको रहने दीजिए -10 स्क्वायर ए प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा। आप यदि -10 को रहने दीजिए 10 स्क्वायर है, और 1/cos बराबर होता है सेक स्क्वायर है, और सेक -10 जो बराबर होता है वो होता है 1। ऑप्शन आपका सही है। इसमें क्या करेंगे आप, कोनो एगो को चेंज कर दीजिए, जैसे कॉस को ही चेंज कीजिएगा तो ये हो जाएगा कॉस, इसके जगह पे लिखिए 90 घटे 15, आप इसको लिखेंगे तो साइन 15, इसको छोड़ दीजिए, माइनस इसका होल स्क्वायर है, इसके जगह पे लिखिएगा, फिर साइन को छोड़ दीजिए, साइन 15, और नीचे वाला को चेंज कर दीजिएगा, फिर लिखिएगा कोस 90 घटे 15, फिर इसका होल स्क्वायर है। अब इसको चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा साइन 15 बटा में साइन 15। उसी तरीका से आप इसको चेंज कीजिए, इसका होल स्क्वायर है, फिर उसके जगह पे उसी तरीका से इसको भी कीजिएगा तो ये हो जाएगा साइन 15, और उसके जगह पे cos 15, सॉरी साइन 15, ये भी साइन 15 बदल जाएगा, cos 90 घटे के बाद साइन थीटा, इसका होल स्क्वायर, ये पूरा से पूरा कट जाएगा, 0 आंसर होगा इसका, ठीक है। इसका आंसर जो होगा वो 0 हो जाएगा। 53 देखिए, यहाँ पे टेन थीटा दिया हुआ है, चाहे वैसे भी आप समझिए cos थीटा इंटू साइन थीटा बराबर होता है cot थीटा, और ये हो गया सॉरी cot 60 डिग्री, ऐसे लिखिए, इसको आप बदलिएगा तो हो जाएगा cot 60 डिग्री, और गुण है ये वाला है tan 60 डिग्री, और cot 60 और tan 60 का मान जो होता है वो 1 होता है। अगला सवाल देखिए, ये सवाल थोड़ा सा टेढ़ा है लेकिन कुछ नहीं है, चलिए सवाल को बनाकर दिखाते हैं। अब इसमें क्या कीजिए, इसको रहने दीजिए, जैसे कोसेक स्क्वायर थीटा को रहने दीजिए, y को इधर रहने दीजिए, इसको इधर ले जाइए तो प्लस कॉट, ये कॉट थीटा हो गया। अब इसको रहने दीजिए, इसमें होल स्क्वायर लगाकर इसको भी स्क्वायर कर दीजिए, तो यहाँ स्क्वायर किए यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा। अब ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, इसको कीजिएगा तो वाई स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और प्लस 2 कॉट
थीटा इंटू वाई हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ये कोसेक थीटा को रहने देंगे और इधर कॉट को ले आएंगे, तो ये जाएगा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, इधर रहने दीजिए पहले, कोई दिक्कत नहीं है। वाई स्क्वायर प्लस 2 कॉट थीटा इंटू वाई को रहने दीजिए। अब जब इसको कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, अब इसको इधर ले आए तो घटे वाई स्क्वायर, इधर बचेगा 2 कॉट थीटा इंटू वाई हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 1 माइनस वाई स्क्वायर को रहने दीजिए, 2 को इधर ले जाइए तो बट्टा में जाएगा, वाई भी इधर आएगा वो भी बट्टा में जाएगा, उसके बाद बचेगा कॉट थीटा। तो यही आपका आंसर है। तो आंसर मिला दीजिए 1 माइनस वाई स्क्वायर बट्टा 2y। तो आपका ए ऑप्शन सही है। 54 दिखाते हैं। 54 में कहता है कि कोसेक 30 डिग्री बराबर कितना होता है, कोसेक 30 डिग्री। तो कोसेक के उल्टा होता है सेक, और जो मान कोसेक में 30 होता है वो सेक में 60 हो जाता है। तो 60 आंसर होगा, कोसेक 60। अगला है 2 कोसेक 30 बराबर 1, तो थीटा का मान ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ पे कॉस 3 थीटा को रहने दीजिए, तो ये होगा 1, आई जाएगा नीचे में 2, 1/2। आप समझिए इधर इधर आपके पास 3 थीटा है, और ये 1/2 किसका मान होता है, तो ये 60 का मान होता है, कोस 60 डिग्री का मान होता है। अब यहाँ पे 3 को रहने दीजिए। आप बताइए थीटा की जगह कितना देंगे जो 60 फुट जाएगा, तो 20 देंगे, तो हो जाएगा 60। इसका मतलब यही आपका आंसर है, यही हो जाएगा थीटा का मान। थीटा का मान आपके पास हो जाएगा 20। ये आंसर आपका सही है। अगला सवाल, यदि साइन बी बराबर ए बट्टा बी दिया हुआ है तो कोस बी का मान आपको बताना है। अब ऐसे देखिए, कोस बी बराबर होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। ऐसे बी है लेकिन थीटा लिखा गया, रहने दीजिए कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर √1 माइनस बी साइन की जगह पे आप लिख सकते हैं ये वाला ए बटा बी। अब इसमें होल स्क्वायर इसमें भी लगा दीजिए। अब इसको निकालिएगा तो 1 कुछ नहीं तो बटा 1 आने दीजिए, ये हो जाएगा ए स्क्वायर और ये हो जाएगा बी स्क्वायर, बटा का जोड़ कर दीजिएगा। तो इसमें कीजिएगा तो हो जाएगा बी स्क्वायर, इधर मत बनाइए, नीचे जाने दीजिए, ये हो जाएगा बी स्क्वायर, ये उधर हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब देखिए इसका वर्गमूल तो निकलेगा नहीं, तो इसको ऊपर में छोड़ दीजिए, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और इसका वर्गमूल तो निकलेगा, अब ये बी बाहर में निकाल लीजिए। अब देख लीजिए आपका ऑप्शन कहाँ है, तो आपका ऑप्शन ए सही है, ए ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल देखिए, tan a प्लस कोट a बराबर 2 दिया हुआ है, तो इसका मान पूछ रहा है जो कितना होगा, tan स्क्वायर a प्लस कोट स्क्वायर a का मान पूछ रहा है। देखिए हम इसका क्या करते हैं, होल स्क्वायर करते हैं, tan a प्लस कोट a, इसका हम होल स्क्वायर करते हैं। तो होल स्क्वायर कीजिएगा तो आपके आएगा, आपके पास आएगा tan स्क्वायर a प्लस कोट स्क्वायर a, उसके बाद प्लस 2 tan इंटू कोट आएगा। अब क्या करेंगे, इसका मान तो पहले से हमारे पास है, इसका मान पहले से हमारे पास है 2, तो 2 का होल स्क्वायर कर देंगे तो हमारे पास आएगा 2 का होल स्क्वायर, और इधर इसका मान तो हमको निकालना ही है तो इसको हम छोड़ देंगे, tan स्क्वायर a प्लस कोट स्क्वायर a। और ये देखिए यहाँ पे 2 दिया हुआ है, tan इंटू कोट थीटा का मान होता है 1। अब ये 2 को होल स्क्वायर करेंगे तो 4, और इधर जो है ना इसको गुना करेंगे 2, तो 2 को हम इधर ले आएंगे तो घटे 2, आपके पास बचेगा tan स्क्वायर a प्लस कोट स्क्वायर a, ये बचेगा। तो 4 में से 2 गया तो 2, यही आपका आंसर हो गया, tan स्क्वायर a प्लस कोट स्क्वायर a। दो ऑप्शन आपका सही है, ये ऑप्शन सही है। अगला पूछ रहा है, किस चतुर्थांश में भुज और कोटि दोनों ऋणात्मक होते हैं, तो तृतीय में। जब आप ग्राफ खींचते हैं तो तृतीय वाला जो होता है ना वो आपका माइनस होता है,
माइनस कोमा माइनस। अगला सवाल, बिंदुओं इतना 8,0 और -6,2 के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो दूरी ज्ञात करना है तो आप क्या करेंगे, रूट अंडर x1 प्लस x2 लगाए, कोई दिक्कत नहीं, चाहे 2 में से 1 लगाइए। जब आप इसको क्या करेंगे, घटाएंगे, तो घटाएंगे तो यहाँ पे -6 और ये हो जाएगा 0 -2 का होल स्क्वायर, 8 घटे 6, सॉरी ये जुट जाएगा होल स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर। इसको करेंगे तो 14 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये करेंगे तो 2 दूना 4, तो 196 प्लस 4 हो जाएगा। अब इसको यदि आप जोड़ेंगे तो आएगा आपके पास 200 और 200 का वर्गमूल होता है 10√2। तो आपका बी ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है 10√2। अगला सवाल देखिए, एक्स एक्स और वाई अक्ष प्रतिच्छेदन बिंदु को कहा जाता है। तो प्रतिच्छेदन बिंदु को हम लोग मूल बिंदु कहते हैं। इसका हिंदी में मूल सिर्फ बिंदु लिखा हुआ है, लेकिन इंग्लिश सही है, तो बी ऑप्शन इसका सही है। अगला सवाल देखिए, बिंदु दिया हुआ है P बराबर 4,-5 और Q बराबर दिया हुआ है 8,7। तो खंड के मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु का मतलब होता है कि दोनों को जोड़ करके 2 से भाग भी दीजिए। दोनों को आप जोड़ेंगे इनको तो आएगा 12/2 बराबर 6, और यदि आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपके पास आएगा 2 और उसका बट्टा 2, तो 6,1 आंसर, सी ऑप्शन सही है इसका। अगला कह रहा है, अगला सवाल कर रहा है मूल बिंदु से जो है ना आर की दूरी पूछ रहा है। तो मूल बिंदु से दूरी है, आर का मान दिया हुआ है, तो इसका फॉर्मूला लगाइए आप, रूट अंडर x² प्लस y²। अब इसमें देखिए -x का होल स्क्वायर है और प्लस इसके जगह y है, उतना ही आएगा, x² प्लस y² ही आएगा। ये बी ऑप्शन ही इसका सही है। अगला कर रहा है, जो ये 3 बिंदु दिया हुआ है और संरेख है, संरेख है इसका मतलब हो जाता है इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है। तो ए का मान पूछ रहा है कि ए का मान कितना होगा। चलिए इस सवाल को बनाते हैं, लिखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 इंटू x1, तो 1 दे देंगे, y2 घटे y3, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो 6 में से घटाएंगे -2 को, हम डायरेक्ट यहाँ पे प्लस ही लिख देते हैं, तो 6 + 2 लिख देते हैं। फिर इसमें होगा x2, तो x2 की जगह पे लिखेंगे -5 प्लस x2 होता है। उसके बाद होता है 2 में से आप क्या करेंगे, इसको घटाएंगे, तो -2 में से क्या करेंगे, -2 को घटाएंगे, फिर प्लस x3 होता है, तो x3 की जगह पे हमको हमारे पास है a। फिर अब इसमें से x2 घटे x2, सॉरी x1 घटे x2, तो 2 घटे हो जाएगा 6, बंद कर दीजिए। अब इसका मान तो 0 होता है क्षेत्रफल, क्योंकि संरेख में तो होता नहीं है। अब 1/2, अब इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा 8, इसको गुना कीजिए तो 5, ये हो जाएगा -4, और 5 से गुना कीजिएगा तो 20 हो जाएगा, +20, और ये हो जाएगा -4a। अब इसको जब इधर गुना कीजिए तो 0 आएगा, इधर हो जाएगा 20, 8 हो जाएगा 28 घटे 4a। आप यहाँ पे 4a को रहने दीजिएगा तो हो जाएगा 28, अब a को रहने दीजिए तो 28, उसका बटा हो जाएगा 4, तो हो जाएगा 7 आंसर। 7 आंसर सही है इसका। देखिए y का मान 7 दिया हुआ है, आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगी। चलिए अगला सवाल बता, देखिए y का मान 7 दिया हुआ है, तो y का मान जो 7 जो है ना कोटि के जगह पे होता है y, तो यहाँ पे दिया हुआ है, तो हमारा सी ऑप्शन सही है। अगला सवाल, y अक्ष से बिंदु इतना की दूरी पूछ रहा है, और y अक्ष से पूछ रहा है तो इसका मतलब है कि आपको x का मान बताना है, ठीक है, x का मान बताना है, तो 4 आंसर सही है।
अगला सवाल देखिए, ए बिंदु दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, दोनों का जो है ना अनुपात दिया हुआ है। जैसे मान लीजिए एक रेखा है, यहाँ पे ए दिया हुआ है, ए कोमा बी, और ये बी दिया हुआ है सी कोमा डी, और इसका अनुपात दिया हुआ है लेमडा अनुपात 1 दिया हुआ है। अब इसमें क्या करना है, हमको y निकालना है। तो y बराबर जो होता है वो फार्मूला होता है m1x2 प्लस m2 दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, x1 बटा m1 प्लस m2। अब सॉरी, इसमें y होगा सभी जगह। अब इसमें देखिए m1 की जगह पे दिया हुआ है लेमडा, तो लेमडा गुने होता है y2, तो y2 के जगह पे दिया हुआ है d, और प्लस m1 2 के जगह पे दिया हुआ है a का गुने y1 के जगह पे दिया हुआ है b, और उसका बटा होता है m1 प्लस m2, तो लेमडा प्लस 1। जब इसका फाइनल आंसर हो जाएगा ना लेमडा d और प्लस b, उसका बटा होगा लेमडा प्लस 1, यानी ये ऑप्शन आपका सही है, ये ऑप्शन आपका सही है। तो किसी वृत्त का व्यास दिया हुआ है, अब एक वृत्त बनाते हैं, दोनों सिरों का निर्देशांक दिया हुआ है, दोनों सिरा का मतलब हुआ ये वाला, दोनों दिया हुआ है, तो इसके केंद्र के नीचे ये बीच वाला पूछ रहा है, तो बीच वाला का मतलब होता है मध्य बिंदु पूछ रहा है। फिर इन दोनों का मध्य बिंदु निकालिए, दोनों को जोड़िएगा तो आएगा 0/2, अब इन दोनों को जोड़िएगा तो 0/2, ये 0,0। आपका भी आंसर 0,0 था, तो सही है। एक त्रिभुज के केंद्रक दिया हुआ है और 2 शीर्ष दिया हुआ है, तो तीसरा शीर्ष पूछ रहा है। तो आप केंद्रक का फॉर्मूला जानते हैं कि केंद्रक बराबर जो होता है, इसमें एक भी निकालेंगे तो काम चल जाएगा। जैसे केंद्रक निकालना है, तीसरा है तो x, y ही अगर मान लेते हैं, तो मान लीजिए हमको केंद्रक निकालना है, तो केंद्रक बराबर होता है कि तीनों को जोड़ दीजिए, तो 3 को 5 को और जैसे इसमें x है तो इसको जोड़ दीजिए, और उसमें क्या कीजिए 3 से भाग दे दीजिए, क्योंकि 3 भुजा होता है, 3 से भाग दे दीजिए। केंद्रक का मान पहले से पता है 4 इसमें, अब 5 3 हो गया 8 प्लस हो गया x, उसका बटा होगा 3, इसे गुना कीजिएगा तो 12, 8 प्लस x, अब इसमें से 12 में से 8 को घटा दीजिए तो x, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। तो इसका मतलब x में 4 कहाँ है, ये ऑप्शन आपका सही है, बी ऑप्शन सही है आपका, बी होगा 4,2 आंसर हो जाएगा इसका। (69) देखिए, यहाँ पे बिंदु दिया हुआ है, तो पूछ रहा है किस पाद में स्थित है। अब देखिए इसका चिन्ह देखिए, अगला वाला है माइनस और पिछला वाला जो है प्लस है, तो माइनस और प्लस जो होता है वो होता है द्वितीय में। ठीक है, अगला सवाल देखिए, 70 पूछ रहा है जो एक्स पर सभी बिंदु का कोटि होता है। आपको पता है कि जब एक्स अक्ष रहता है उस पे जो कोटि का जो मान होता है वो 0 होता है। अगला सवाल देखिए, त्रिभुज एबीसी और पीक्यूआर, 2 त्रिभुज हैं, यहाँ पर बना लीजिए एबीसी और एक दूसरा बना लीजिए पीक्यूआर। अब देखिए इसमें मान दिया हुआ है, ए का मान 42 है और क्यू का मान, इसका मान है 84, तो सी का मान पूछ रहा है इसका। अब देखिए ये 42 है, ये 84 है, तो ये 84 है, तो यहाँ पर भी 84 होगा क्योंकि दोनों समरूप है, और सी पूछ रहा है, तो आपको पता है तीनों मिलाकर 180 होता है, तो दोनों को जोड़ करके दोनों को जोड़ दीजिए और 180 में से घटा दीजिए, तो 8 4 12 और ये 126 हो जाएगा। जब आप घटाएंगे 26 में 4 जोड़ेंगे तो 30 आएगा, तो ये हो जाएगा 50 और 4 54 डिग्री आपका आंसर है, ये बी ऑप्शन आपका सही है। अगला है त्रिभुज पी क्यू आर में, यहाँ पे ये दिया हुआ है, तो क्यू का मान पूछ रहा है। इसमें पी क्यू का होल स्क्वायर बराबर दिया हुआ है और क्यू कोण पूछ रहा है, तब
स्पष्ट है कि ये 90 डिग्री आंसर होगा, क्योंकि आपको पता है कि पी और क्यू में पी और आर में क्यू आपको नहीं दिया हुआ है, तो जो कोण आपको नहीं दिया रहता वो होता है 90 डिग्री। अगला है, यदि त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है, जैसे ए बी लंब है बीसी, तो एडी स्क्वायर बराबर। अब देखिए एक त्रिभुज हम बनाते हैं और यहाँ से एक लंब डालते हैं, जैसे ए बी सी है, एक एडी लंब है, जैसे यहाँ पे ए है तो डी लंब है। अब इसमें पूछ रहा है एडी बराबर कितना होगा, तो देखिए यहाँ पे समबाहु पूछ रहा है, तो इसका मतलब ये जो भुजा होगा इसका दुगना होगा, तो ये जितना भी है इसका दुगना होगा। यदि हम इसको x मानते हैं तो यहाँ पे 2x होगा, दुगना होगा। हमको एडी पूछ रहा है, तो एडी का होल स्क्वायर, एडी क्या है हमारा लंब है, तो लंब बराबर होता है कर्ण स्क्वायर, तो AC स्क्वायर घटे CD स्क्वायर। अब AC है तो इसका मतलब है CD का दुगना है, तो इसके जगह पे हम 2CD लिख सकते हैं, 2CD का होल स्क्वायर घटे CD का होल स्क्वायर। जब इसको होल स्क्वायर करेंगे तो यह आपके पास होगा 4CD स्क्वायर और घटे CD स्क्वायर, तो 4 में से गया तो 3CD स्क्वायर। आप देखिए ऑप्शन कहाँ है, डी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल, त्रिभुज एबीसी में बिंदु डी और ई, देखिए एक त्रिभुज है एबीसी है, इसमें डी और ई दो भुजा है, दो बिंदु है जो एबी और एसी पर डी दो बिंदु इस प्रकार है कि डी समांतर, ये दोनों एक दूसरे के समांतर है और इसका मान दिया हुआ है ए डी, यहाँ पे 4 है, बी डी ये 5 है, और ए सी ये पूरा मान जो है ना 18 दिया हुआ है, तो यहाँ से हम पूरा को जोड़ेंगे तो 5 4 9 हो जाएगा। तो हमको ए ही पूछ रहा है, तब ए ही निकालना है, तो देखिए ए ही निकालना है तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, जैसे ये लगाएंगे डायरेक्ट लगा देते हैं, नहीं लगा दीजिए फॉर्मूला, ए डी लगाएंगे ए डी और पूरा लगाएंगे ए बी, इधर लगाएंगे ए ई और इसके जगह पर लगाएंगे ए सी। अब इसका मान तो हमको पहले से पता है 4, आइए मान दोनों को जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 9, और इधर पहले से पता नहीं पता है तो ये निकालना है तो रहने दीजिए, और एसी का मान पहले से पता है 18। अब क्या करेंगे, आप डायरेक्ट वैसे भी काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रहने दीजिए। ए निकालना है तो ए बराबर होता है, दोनों को गुना कर दीजिए, 4 गुने 18 और उसका बट्टा हो जाएगा 9, तो 9 दूना हो जाएगा 18, 2 से गुना कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा 8। 8 आंसर आपका सही है। अगला देखें, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में प्रत्येक न्यून कोण की माप होती है। देखिए एक त्रिभुज है जो समद्विबाहु भी है और समकोण भी है, तो इसमें तो फिक्स है कि ये 90 डिग्री है। अब ये दोनों बचा तो ये दोनों भुजा जो है बोला बराबर है, क्योंकि समद्विबाहु है तो ये कोण भी जो है ना दोनों बराबर होगा, तो ये 90 है तो ये दोनों मिलाकर 90 है। अब आधा आधा बांध दीजिए तो 45 आएगा, ये भी 45 आएगा, तो 45 45 आपका आंसर हो जाएगा। अगला है, दो समरूप त्रिभुजों की संगत ऊंचाई दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, तो इसका जो है ना क्षेत्रफल पूछ रहा था, जैसे ही क्षेत्रफल पूछ रहा है तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो 7 7 49 और इसको कीजिएगा तो 100, तो यही दोनों आपका आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन आपका सही है। चार 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खींची गई दो समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी होगी। देखिए एक वृत्त है और समांतर स्पर्श रेखा, आपको पता है कि दोनों साइड खींचा जाता है स्पर्श रेखा व्यास के दोनों साइड, और इसमें जो है ना त्रिज्या दिया हुआ है 4.5, तो यहाँ से 4.5 है तो इधर भी 4.5 होगा, और दोनों के बीच की दूरी पूछ रहा है, तो यहाँ से यहाँ 4 को दोनों को जोड़ दीजिएगा तो आपके पास टोटल आ जाएगा 9 सेंटीमीटर, इसका आंसर हो जाएगा। अगला पूछ रहा है, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकते हैं। किस एक वृत्त है और बाहर से कोई बिंदु है तो इस पर 2 ही स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। 2 आंसर इसका सही है। यदि ओ केंद्र वाले वृत्त पर पी और पीबी 2 स्पर्श रेखा इस प्रकार है कि, देखिए पहले आप एक वृत्त बना लीजिए, एक बाह्य बिंदु है, 2 स्पर्श रेखा है,
यहाँ पे बाहर में है P, तो यहाँ पे A होगा, यहाँ पे B होगा, तो A और B। अब यहाँ पे दूसरा O केंद्र है, यहाँ से O केंद्र है, मिला दीजिए। PAB दो स्पर्शरेखा इस प्रकार है कि APB, यहाँ पे A लिखा हुआ है, P लिखा हुआ, B हुआ है, E वाला कोण दिया हुआ है 50। तो आपके पास पूछ रहा है, आपको से पूछ रहा है AOB, तो A यहाँ है, O यहाँ है, B है, मानी ये कोण। तो आपको पता है कि आमने सामने मिलाकर 180 होता है, तो ये 50 है, तो ये हो जाएगा 130, ये हो जाएगा 130 डिग्री, क्योंकि आमने सामने मिला करके ये आमने सामने मिलाकर 180 होता है। जल्दी जल्दी बनाना है कि वीडियो लंबा हो जाएगा। आप भी बिहार बोर्ड से हैं तो आप अपने दोस्तों को भेजिए, खुद ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस बार अधिक से अधिक नंबर उठाइए। दी हुई आकृति में बिंदु O वृत्त का केंद्र है, देखिए यहाँ पे O जो है वृत्त का केंद्र है, और AOB, A है, O है, B है, 30 दिया हुआ है। OBA पूछ रहा है, O यहाँ है, B यहाँ है, A यहाँ है, माने ये कौन पूछ रहा है। तो देखिए ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या है, तो त्रिज्या जब है तो आमने सामने का कोण भी बराबर होगा, तो माने ये कोण दोनों बराबर है, और त्रिज्या में 3 कोण होते हैं, तो ये हमारे पास 30 है, तो दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा, तो 180 में से हम क्या करेंगे, 30 को घटा देंगे, तो हमारे पास आएगा 150। इसका मतलब ये दोनों कोण मिलाकर 150 है, और दोनों कोण बराबर है क्योंकि दोनों त्रिज्या है, तो आमने सामने कोण बराबर होगा। अब 2 से भाग दे दीजिए तो आएगा 75, 75 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 17 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्शरेखा की लंबाई ज्ञात करना है। एक वृत्त है, 8 सेंटीमीटर का त्रिज्या है, वृत्त के केंद्र से 17 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु है, वहां से आपको स्पर्शरेखा खींचा जाता है। तो बताइए कि स्पर्शरेखा की लंबाई कितनी है। अब यहाँ से ये 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 17 ये है, तो हमको पूछ रहा है स्पर्शरेखा की लंबाई। तो आपको पता है कि स्पर्शरेखा हमेशा लंब मान सकते हैं उसको, तो स्पर्श रेखा के बराबर जो होता है वो आप निकालेगा, तो 17 का होल स्क्वायर घटे 8 का होल स्क्वायर निकालिएगा, तो आपके पास आएगा 15। 15 आंसर आपका पास आएगा, 15 आंसर इसका सही है। अगला है, एक घन के विकर्ण की लंबाई दिया हुआ है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। देखिए घन का जो विकर्ण का जो लंबाई होता है √3 गुने भुजा होता है। अब इसका मान तो पहले से पता है, 5√3, इससे काट दीजिए, तो भुजा का मान आपके पास आ गया 5। अब इसमें पूछ रहा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो 6 गुने भुजा स्क्वायर होता है, 6 गुने भुजा के जगह पे लीजिए 5 के पावर 2, 6 गुने हो जाएगा 5 25, 25 को गुना कीजिएगा तो 150 आंसर हो जाएगा। ये आंसर आपका सही है। अगला देखिए, यदि एक बेलन और एक शंकु त्रिज्या और ऊंचाई समान हो तो उसका आयतन का अनुपात। तो बेलन के जो आयतन का होता है वो πr² होता है, और शंकु का आयतन होता है 1/3 πr² होता है। दोनों से दोनों को काट दीजिए, बात खत्म। अब इधर देखिए, ऊपर में तो हमारे पास कुछ नहीं बचा 1, और इधर बचा 1 और 3 जाएगा, इसका जो 3 जाएगा ना ऊपर में चला जाएगा, तो इसका 3/1 बराबर 3 अनुपात 1 आंसर है। बी ऑप्शन इसका सही है। सवाल देखिए, सुराही का संयोजन है। सुराही कैसे बनता है, जैसे एक सुराही होता है ऐसे बनता है, यहाँ पे ये हुआ सुराही, तो ये हमारे पास हो गया ये वाला गोला, और ऊपर वाला हो गया बेलन। तो गोला और बेलन मिला करके क्या होता है, ये बनता है गोला और बेलन। ये ऑप्शन आपका सही है। ये घड़ी का जो है ना 1 मिनट वाला सुई है, वो 45 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाएगा वो आपको बताना है। आप पढ़ रहे होंगे, आपको पता होगा कि 1 मिनट में जो है वो 6 डिग्री का कोण बनाता था। आपको बोला 45 मिनट में, तो आप 6 से गुना कर दीजिए, तो आपका आंसर आएगा 270 डिग्री। बी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति होगी। देखिए अर्धवृत्त की जो परिमिति होती है, परिमिति वो होता है π + 2,
इंटू आर होता है। तो आर के जगह पे 10 दिया हुआ है तो आप यहाँ पे 10 डाल दीजिए, तो आपका ए आंसर सही है। अगला सवाल देखते हैं। 87 नंबर का सवाल है। लिखा हुआ है 6 सेंटीमीटर व्यास के एक अर्धगोले द्वारा विस्थापित हवा का आयतन ज्ञात करना। देखिए इसमें आयतन ज्ञात करना है, तो आयतन जो होता है वो गोला का है, तो गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू होता है। तो 4/3 हो गया, पाई के जगह पे पाई ही रहने दीजिए, और आर के जगह पे क्योंकि 6 इसका व्यास है तो त्रिज्या जो होगा उसका आधा होगा 3, तो 3 गुने 3 गुने 3, आप एक 3 से एक 3 को काट दीजिए, 3 तिया 9 और 9 चौक हो गया 36, तो आपका आंसर हो जाएगा 36 पाई। अगला सवाल देखिए 88 नंबर। पी त्रिज्या वाले वृत्त में कोण थीटा के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है पाई स्क्वायर थीटा बटा 360। ए ऑप्शन आपका सही है। आर के जगह पे पी डाल दीजिए, बस हो गया। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, यदि किसी अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ है तो उसकी त्रिज्या ज्ञात करना है। तो देखिए इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है 3 पाई आर स्क्वायर होता है, तो इसका मान पहले से दिया हुआ है 462। तो इसमें आप 3 से काट दीजिए, 3 से इसको अगर काट दीजिएगा तो आएगा 3 एकान 3, और उसके बाद 5 या 15, फिर हो गया 12, 3 चौका 12, 154 आएगा। और यदि आप आर निकालिएगा तो आपके पास आएगा 7, तो 7 इसका आंसर हो जाएगा त्रिज्या। 90 नंबर का सवाल देखिए। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है तो भुजा ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, इसका मान है 81 √3। √3 से √3 को काट दीजिए, उसके बाद बचेगा भुजा, तो भुजा बराबर बनेगा √81 गुने 4। यदि आप गुना कीजिएगा तो 4 और 4 का 4, 8 चौक हो गया 32, 324 है इसका जो मान आता है वो 18, यानी भुजा का मान आ गया 18। तो आपका डी ऑप्शन सही है। अगला सवाल 91। 3 पासे को उछाल में संभव परिणामों की संख्या। यदि 3 पासा को यदि एक साथ उछालते हैं तो एक बार में 6, दूसरा बार में 6, फिर तीसरा बार में 6, सबको गुना कर दीजिएगा तो आएगा 216। ये ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल 92। यदि कोई घटना घटित नहीं हो सकती है तो उसकी परिकता होगी। कोई भी घटना अगर नहीं होता तो उसका परिकता जो होता है वो 0 होता है, माने ए ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल। एक पासा एक बार फेंका जाता है तो अभाज्य संख्या आने की परिकता। एक पासा में अभाज्य संख्या होता है 2, 3 और 5 होता है। टोटल संख्या हमारे पास 3, और इससे कुल परिणामों की संख्या होता है 6। आप भाग दीजिएगा तो 1/2 आंसर हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन आपका सही है। अगला देखिए। अगला सवाल कहता है, अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता यदि निकाला जाता है तो इसके काला रंग का रानी होने की परिकता क्या होगा, ये पूछ रहा है। तो देखिए एक ताश में जो होता है ना 4 जो है ना रानियां होती है, उसमें से 2 काला रंग का होता है, 2 लाल रंग का होता है। तो काला रंग, ये दोनों काला रंग का होता है। तो टोटल जो है ना इसकी संख्या है 2, और टोटल जो पत्ता होता है कुल संभावना जो होता है उसमें वो होता है 52। अब 52 से भाग दे दीजिए, 2 1 2, 26 दूना 52, मैंने 1/26 आंसर है। बी ऑप्शन इसका सही है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 95। 2 सिक्कों की उछाल में एक भी शीर्ष नहीं आने की परिकता। देखिए यदि 2 सिक्कों को आप उछालते हैं तो हेड हेड आएगा, या तो हेड टेल आएगा, और नहीं तो टेल हेड आएगा, वो भी नहीं आएगा तो टेल टेल आएगा। तो इसमें पूछा शीर्ष नहीं आना है, तो शीर्ष नहीं किसमें नहीं आ रहा है इसमें, इसका मतलब 1 हो, और टोटल परिणाम कितना है 4, 1/4 आंसर है। डी ऑप्शन आपका सही है। चलिए 96 नंबर सवाल को आपको बताते हैं। इसमें पूछ रहा है बहुलक पूछ रहा है, तो बहुलक का मतलब होता है जो सबसे ज्यादा बार आया है। तो 23 देखिए एक बार यहाँ आया है, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ, मानी टोटल 3 बार आया है।
तो सबसे ज्यादा 23 ही है इसमें, 23 ही आंसर होगा शायद। हाँ वही है। अगला देखिए 97। यदि 5 आंकड़ा दिया हुआ है, ऊपर कर देते हैं थोड़ा ठीक रहेगा, ऊपर करके बनाते हैं। 5 आंकड़ा दिया हुआ है और माध्य दिया हुआ है, तो एक्स का मान पूछ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे। एगो एक्स, दूगो एक्स, तीन गो एक्स, चार गो एक्स, एगो यहाँ 5 एक्स, यहाँ हो गया 5 एक्स। संख्या को जोड़ देते हैं, ये हो गया 3 और 3 6 और 4 10, 10 और उसका बट्टा हो गया 5, क्योंकि 5 संख्या है। माध्य पहले से दिया हुआ है 14, कुछ नहीं तो बट्टा 1 है, कोना कोनी गुना करेंगे तो 5 एक्स प्लस 10 और बराबर में हो गया 14 पंचे 70, और 5 एक्स को रहने देंगे तो 70 घटे 10, तो 5 एक्स बराबर हो गया 60, एक्स को रहने देंगे तो 60 और उसका बटा हो गया 5, इसका आंसर आ जाएगा 12। 12 आंसर सही है। कहाँ गया 12? सी। अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? तो देखिए जब हम केंद्रीय प्रवृत्ति पढ़ते हैं तो उसमें माध्य के बारे में पढ़ते हैं, माध्यिका और बहुलक के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन परिसर नहीं होता है, तो ये ऑप्शन सही है। केंद्रीय प्रवृत्ति के अंतर्गत परिसर नहीं आता है। अगला सवाल और लास्ट है, अंत वाला तो सब वाला, ये 2 सवाल है। 8 प्रथम 8 आभाज्य संख्याओं का माध्य पूछ रहा है। 8 प्रथम संख्या जैसे 2 हो गया, 3 5 7 11 13, उसके बाद हो गया 17, कितना हुआ 1 2 3 4, उसके बाद 19 भी होगा, और ये 4 8 हो गया। अब इसमें क्या करना है, माध्यिका ज्ञात करना है, तो दोनों को जोड़ दीजिए, 2 से भाग दीजिए, तो 7 प्लस 11 बट्टा 2, तो ये 18 बट्टा 2 बराबर 9 आंसर इसका सही है। लास्ट सवाल देखिए, पूछा निम्नलिखित वितरण के लिए जो है ना उच्च सीमा ज्ञात करना है, किसका? बहुलक वर्ग का। तो बहुलक वर्ग पहले कौन होता है? बहुलक वर्ग वो होता है जो जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा है, तो इसमें सबसे ज्यादा बारंबारता ये है, और इसका जो बहुलक वर्ग है ये है। इसमें 2 मान है, एक 20 है एक 30 है, तो इसको हम निम्न सीमा कहते हैं, इसको उच्च सीमा कहते हैं। तो इसमें क्या पूछ रहा है? उच्च सीमा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 30। 30 जो है ना उच्च सीमा है। आपको बता दें कि आप भी इस बार बिहार बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं, तो हमारे YouTube चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, भाई जी ऑनलाइन क्लासेस को, फेसबुक पर है तो फॉलो कर लीजिए। आप भी एग्जाम दे रहे हैं, तो अगर आप ऑफलाइन भी पढ़ना चाहते हैं तो 9th और 10th के बच्चे आकर के ऑफलाइन पढ़ सकते हैं। बाद बाकी आप वीडियो से पढ़िए, हम आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आएंगे, सारे मॉडल पेपर को सॉल्व करके आपको देंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन जब देंगे आप पढ़ के जाइए, आपको अच्छा से अच्छा नंबर उठेगा। जो मैंने जो बताया वो 100% सही है, कहीं भी आप मिला सकते हैं। आप देखिए, ये जरूरी नहीं है कि आप कितना पढ़ते हैं, आप ये जरूरी है कि आप जो भी पढ़ते हैं आप सही सही पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। आपको यदि कहीं भी लगता है तो आप कमेंट कीजिए, कुछ अगर राय देना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। अपने दोस्तों के पास शेयर करिए जो इस बार एग्जाम दे रहे हैं, क्योंकि आपको एक वीडियो शेयर करने से आपके दोस्त का भी भला हो सकता है। तो आप लोग एग्जाम दे रहे हैं तो आप हमसे जुड़े रहिए। जुड़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए, आपको अदर सोशल साइट मिलेगा, सब पर आप जुड़ जाइए।